हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जिसमें कि संख्याओं के वर्गीकरण के सभी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लास एलपी हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे के, मैथ्स के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, तो किसी भी एग्जाम जिसमें कि मैथ्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है संख्या। संख्या क्या है? संख्या को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है आपका? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, संख्या को, नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा क्या है? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, संख्या को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक है, इस पे हम लोग जिसको जिसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है, पॉइंट दशमलव वाले को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2.5 तो कहाँ होगा? 2 और 3 के जस्ट बीच में होगा। तो 2.5 भी क्या हो गया आपका? रियल नंबर ही हो गया। जिसे कोई भिन्न है फ्रैक्शन के रूप में, तो वो उसको भी क्या हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया आपका? रियल नंबर। यानी जिसे नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं वो क्या हो गया आपका? रियल नंबर हो गया। ठीक है, वह संख्या जिसे क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहते हैं। जीरो के बाद इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर। और शून्य जो होता है आपका, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, शून्य क्या है आपका? ना ही धनात्मक होगा और ना ही क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया। वह नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, चाहे वो दशमलव हो या भिन्न हो या पूर्णांक हो, ये सब नंबर लाइन पे हम लोग डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे, उसे क्या कहेंगे? रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, जीरो क्या होगा? ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब नॉट पॉइंट देखते हैं। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, जीरो क्या है आपका? ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, जीरो क्या है आपका? एक न्यूट्रल पूर्णांक है। ठीक है, जो कि ना ही धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। ऋणात्मक जो होगा -1 -2 -3 -4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जीरो क्या होगा आपका? ना ही धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा। ठीक है, सॉरी, नीचे पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये ऋणात्मक होगा। ठीक है, लास्ट वाला लाइन। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, वह रियल नंबर क्या था? वास्तविक संख्या क्या था? जिसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते थे वो सब क्या था आपका? रियल नंबर था। लेकिन वह संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं वो सब क्या आपका? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या है। जैसे रूट अंडर -4 हो गया, रूट अंडर -16 हो गया, रूट अंडर -25 हो गया, तो ये सब क्या है आपका? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, रूट के अंदर अगर माइनस आ गया इसका मतलब क्या है? वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और रूट अंडर -1 बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर। ठीक, रूट अंडर -1 बराबर क्या होता है? आई आई होता है। ठीक है, रूट अंडर -1 बराबर क्या होता है? आई होता है। ठीक है, आई स्क्वायर नहीं होता है। अब आते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा? इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। दूसरा आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न।
ठीक है। और तीसरा आपका डेसिमल यानी दशमलव संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन सा? इंटीजर पूर्णांक संख्या, फ्रैक्शन भिन्न, डेसिमल दशमलव संख्या, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला आते हैं पूर्णांक में। पूर्णांक क्या होगा? जैसे 1 -1 हो गया, या 1 हो गया, -2, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, जो कि पूर्ण होगा, ठीक है, पूर्णांक होगा, दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, जो कि पूर्ण एक संख्या होगा, वो क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा, ठीक है। -5 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -10 हो गया, ये सब क्या हो गया? आपका पूर्णांक हो गया। भिन्न किसे कहेंगे? भिन्न ये हो गया 5/3 हो गया, 8/13 हो गया, 5/9 हो गया, माइनस में भी ले सकते हैं, -10/15 हो गया, -6/12 हो गया। तो ये सब क्या है? आपका भिन्न है, ठीक है। अब आते हैं दशमलव। दशमलव क्या हो जाएगा? 3.4, 5.8, 7.9, -1.6, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं। तो आपका रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, ठीक है। रियल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? पूर्णांक, भिन्न और दशमलव, ठीक है। पूर्णांक, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ठीक है। इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, पूर्णांक संख्या, भिन्न और दशमलव संख्या, ठीक है। अब आते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। इसी रियल नंबर को दूसरे तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर, ठीक है। इसी रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को दूसरे तरह से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इससे पहले हम लोग रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा? इंटीजर पूर्णांक संख्या, फ्रैक्शन यानी भिन्न, डेसिमल यानी दशमलव संख्या, ठीक है। फिर उसी रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। कौन कौन सा? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वह संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। रेशनल नंबर किसको कहेंगे? वह संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसी को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वह संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और पी और क्यू क्या हो? इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और क्यू बराबर क्या हो? 0 नहीं हो, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। 11 हो गया, -5 हो गया, 1.65 हो गया, -2.9 हो गया, 3.14 हो गया, ये सब क्या आपका रेशनल नंबर है। 0.7777 करके चलते जाएगा, तो ये सब भी क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर, ठीक है। 0.292929 करके चलते जाएगा, ये भी क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर। 15/17 हो गया, 12/19 हो गया, -13/41 हो गया, 22/7 हो गया, तो ये सब भी क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है? जिसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0.7777 करके चलते रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 7/9, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 7/9। जैसे 0.292929 करके चलते जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 29/99, ठीक है। यानी 29 लिखेंगे और दो दो अंक रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो 2 को 9 देंगे नीचे, ठीक है, तो 99 हो जाएगा। लेकिन 7 7 वाले में एक ही अंक रिपीट कर रहा है, तो 7/9 लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे √2 का वैल्यू हो गया 1.414, ऐसे करके चलते जाएगा, तो ये क्या हो गया? आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसको पी वाई क्यू के रूप में ये चलते रहेगा, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में। जैसे √3 हो गया, 1.732, इसका वैल्यू ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे पाई का वैल्यू हो गया 3.1416, ऐसे करके चलते रहेगा, तो पाई भी क्या हो गया? आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। पाई क्या आपका एक इरेशनल नंबर है।
ठीक है, पाई क्या है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, जिस वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहते हैं। और वहीं जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब नॉट पॉइंट में क्या देखना, एन बराबर जब जीरो के नहीं हो, ठीक है, तब जीरो बटे एन जो होगा आपका जीरो होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब एन बराबर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो जीरो बटे एन क्या होगा आपका, जीरो बटे कोई भी नंबर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। और किसी सॉरी जीरो बटे नंबर, जीरो को अगर नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन जीरो को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा। जीरो बटे जीरो हो गया तो वो क्या हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो बटे जीरो क्या हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है, और जीरो क्या है आपका, रेशनल नंबर है। ठीक है, जीरो क्या है आपका, एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जीरो बटे वन क्या हो गया आपका, रेशनल नंबर हो गया। अब आते हैं डेसिमल यानी दशमलव संख्या पे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव। ठीक है, पहला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। दूसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। और या इसी को क्या कहते हैं, रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, पहला क्या था, डेसिमल का पहला पार्ट क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल क्या था, रेकरिंग डेसिमल यानी अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल। और इसी का हिंदी क्या होता है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, तो डेसिमल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन पार्ट में। कौन कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रेकरिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पे, शांत दशमलव। ये क्या होगा, जैसे 2.3 हो गया तो 23/10, ये क्या हो गया, शांत दशमलव। 17.3 हो गया तो 173/10 हो गया, ये भी क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। 5.8521 तो इस ये भी क्या हो गया, 5.8521/10,000 तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल या अशांत अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, जैसे 0.7777 करके आएगा तो इसी को लिख सकते हैं 0.7 पे रेकरिंग, और उसी को लिख सकते हैं 7/9। एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो नीचे एक ही 9 देंगे। ठीक है, अब जैसे 0.555 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 0.5 पे रेकरिंग यानी 5/9। तीसरा है 0.858585 तो इसको क्या लिखेंगे, 0.85 पे रेकरिंग, और 85 बटे क्या लिखेंगे, 99। क्यों, क्योंकि 8 और 5 दो नंबर रिपीट कर रहा है तो दो नंबर रिपीट कर रहा है तो दो गो 9 होगा नीचे। ठीक है, और तीसरा है 0.7626262 ऐसे करके चलते जा रहा है तो इसी को लिखेंगे 0.62 पर रेकरिंग यानी, और इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 762 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 762 में से 7 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 755। 755 बटे दो नंबर रिपीट हो रहा है तो 99 हो जाएगा, और एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा है ऐसे है तो उसके लिए एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 755/990 होगा। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल पे। ठीक है, या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव पे। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा कि कोई ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, और ना ही ये क्या होगा,
नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है, नॉन रिपीटिंग होगा, रिपीट भी नहीं करेगा, ये चलते रहेगा अपने मन से। तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी नॉन रेकरिंग डेसिमल, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। अब आते हैं सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल जो होता है वो आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल जो है वो आपका क्या है रेकरिंग, सॉरी रेकरिंग डेसिमल जो है वो आपका क्या है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव को भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल को भी हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी जितना भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल जो है वो क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा। सभी नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रेकरिंग डेसिमल जो होगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जितना भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा वो सब क्या होगा आपका नॉन रेकरिंग डेसिमल होगा। तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल या नॉन रेकरिंग डेसिमल यानी कि अशांत अनावृत्ति दशमलव जो होगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर होगा। जैसे 0.64 ये क्या है आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। और करनी घात 3 अगर देते हैं तो 125 का तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा। अगर 3 है वहाँ पे, ठीक है, करनी घात पे 3 है तो उसमें से 3 में 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, तो 3 में से 1 निकलेगा। क्यों? क्योंकि करनी घात कितना है 3 है। और अगर 10 है और करनी घात 3 है तो वो क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जितना भी टर्मिनेटिंग बट नॉन नॉन रिपीट सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये सब है आपका क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। लेकिन नॉन रिपीटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल जो है आपका वो क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। जीरो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जीरो क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। कैसे? जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, ठीक है। जीरो क्या है आपका रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी 0/1, ठीक है। जीरो भी जीरो और एक क्या है न्यूट्रल इंटीजर है यानी प्राकृतिक पूर्णांक है। जीरो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। जीरो क्या होता है आपका ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है। सभी इंटीजर रेशनल नंबर परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। जितना भी इंटीजर है आपका वो सब क्या है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। जितना भी इंटीजर है वो सब क्या है आपका रेशनल नंबर है। सभी इंटीजर को पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू बराबर क्या होगा 1 होगा। जितना भी पूर्णांक है उसको किस रूप में लिख सकते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ क्यू क्या होगा 1 होगा। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? पूर्णांक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पूर्णांक को। पहला क्या है निगेटिव इंटीजर और दूसरा क्या है नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसको ऋणात्मक निगेटिव को तो ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं बट नॉन निगेटिव इंटीजर को हम लोग धनात्मक पूर्णांक नहीं बोल सकते, ठीक है। ये मिस्टेक हो गया आपका, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है, और ऋणात्मक बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका इंटीजर पूर्णांक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है निगेटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा -1 से लेके -इन्फिनिटी तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी नहीं लिखना होता है, इन्फिनिटी भी चलेगा, ठीक है। तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक। और वहीं नॉन निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक,
ठीक है, 0 1 2 3 ये सब किस में आ जाएगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर में क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, तो इंटीजर को कितने पूर्णांक को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, नेगेटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर पे। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर में क्या क्या आ रहा था, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये क्या हो गया आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया। इसमें भी हम यहाँ ये धनात्मक पूर्णांक नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत जीरो नहीं आता है। ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अब इसी का अगर हम लोग इसी नंबर को, नॉन नेगेटिव नंबर को ही हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर को ही क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा आपका होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या हो गया आपका होल नंबर हो गया। बाकी क्या है, न्यूट्रल नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो नेचुरल नंबर अगर होल नंबर से जीरो को हटा देते हैं तो वही क्या हो गया, नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया आपका नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि होल नंबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4, और नेचुरल इंटीजर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और पॉजिटिव इंटीजर भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी पूर्ण संख्या क्या हो गया 0 1 2 3 4, और प्राकृतिक संख्या क्या हो गया 1 2 3 4, और धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चलते रहेगा। ठीक है, अब आते हैं होल नंबर पूर्ण संख्या। ये क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा। सबसे छोटा जो होल नंबर है वो क्या है आपका शून्य। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर जो है आपका वो क्या है शून्य है। ठीक है, सबसे छोटा होल नंबर क्या है शून्य है। अब आते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, और एक है कंपोजिट नंबर जो है भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर क्या हो गया 2 3 5 7 11 13 17 ये सब क्या आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा 4 6 8 9 10 12 14 ये सब क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में, कौन कौन सा, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या हो गया आपका 2 3 5 7 11 13 17, और कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4 6 8 9 10 12 14। अब आते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक और स्वयं। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहेंगे, वह संख्या जिसका केवल क्या होगा दो ही फैक्टर होगा, एक और स्वयं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो दो का क्या है फैक्टर, दो और एक, यानी एक हो और स्वयं हो तो वो क्या हो जाएगा आपका प्राइम नंबर। जैसे तीन लेते हैं तो तीन का कौन है फैक्टर, तीन और एक, तो दो ही फैक्टर हुआ, एक और स्वयं। पाँच का क्या हो जाएगा एक और पाँच। तो ये समझना है प्राइम नंबर कि जिस वह संख्या जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं उसको क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे। 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है आपका प्राइम नंबर है। सबसे छोटा जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, तो सम सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कितना है दो है। ठीक है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कितना है दो है। ठीक है, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कितना है दो है। और तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या कितना है 3 5 7। ठीक है, तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या क्या है 3 5 7। ये दुनिया में एक ही है तीन लगातार विषम अभाज्य संख्या, और क्या है वो 3 5 7। ठीक है, कितना है 3 5 7।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या। ठीक है, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या तो कितना है 15। ठीक है, 1 से लेके 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 15, यानी 1 से लेके 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है 15। ठीक है, 1 से लेके 50 तक के बीच में कितना अभाज्य संख्या है 15। 50 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है 10। ठीक है, 50 से लेके 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या है 10। ठीक है, तो अगर 1 से लेके 100 तक पूछेगा तो 10 और 15 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो अगर 1 से 50 तक का याद रखना, अभाज्य 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 15, और 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 10। 100 से 150 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 10। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है 1 से लेके 150 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, तो 15 जोड़ 10 जोड़ 10 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10, 100 से 150 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10, 150 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा 11। 150 से लेके 200 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 11। ठीक है, 1 से लेके 500 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 95। ठीक है, 1 से लेके 500 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 95। ठीक है, 1 से लेके 500 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 95, और 1 से लेके 1000 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है 168। ठीक है, 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 15, 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10, 100 से 150 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 10, 150 से 200 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 11, 1 से लेके 500 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 95, और 1 से लेके 1000 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या 168। अब आते हैं प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पे। ठीक है, तो तीन से बड़ी सभी अभाज्य संख्या को 6n+-1 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जितना भी प्राइम नंबर है, 3 से बड़ा जितना भी प्राइम नंबर है, ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग 6n+-1 के रूप में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर को लिख सकते हैं, अभाज्य संख्या को 6n+-1 के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी भी संख्या को अगर हम 6n+-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो ऐसा निश्चित नहीं है कि वो अभाज्य संख्या होगा, वो भाज्य संख्या भी हो सकता है। लेकिन ये क्या है, ये कथन सीधा सही है, लेकिन उल्टा अगर आते हैं तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर अभाज्य संख्या है, 3 से बड़ा है, तो उसको हम लोग 6n+-1 के रूप में लिख सकते हैं, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या याद रखना है कि कोई भी प्राइम संख्या को अगर वो 3 से बड़ा है तो उसको 6n+- के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसी का उल्टा सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6n+-1 के रूप में लिखा हुआ कोई संख्या वो क्या हो जाएगा अभाज्य हो जाएगा, लेकिन ऐसा सही है कि अभाज्य संख्या को हम लोग 6n+-1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 29 हो गया, 29 का क्या हो जाएगा 6×5 29 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 6×5 घटाओ 1। ठीक है, -1 तो ये क्या हो गया 29 हो गया। जैसे 41 है, 6×7 - 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 41 अभाज्य संख्या, इसको 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 59 हो गया, 6×10 - 1 तो 6×10 घटाओ 1, तो 59 भी आपको ये क्या, ये सब अभाज्य संख्या सबको 6n+-1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं जैसे 73, तो 12×6 72 जोड़ 1 73। ठीक है, तो 6n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 83 हो गया, 14×6 = 84 घटाओ -1, तो ये क्या हो गया 83। तो ये भी क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या हो गया, और 6n-1 के रूप में लिखा हुआ है। जैसे 59 हो गया, तो 10×6 = 60 घटाओ 1,
तो 59 हो जाएगा। तो ये आपका फिक्स है कि अगर प्राइम नंबर है और 3 से बड़ा है तो उसको 6n प्लस माइनस के 1 के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है तो वह प्राइम नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हम लोग 35 लेते हैं तो 36 घटाओ 1, 35, लेकिन 35 क्या है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। जैसे 49 लेते हैं, ठीक है, तो 49 6 8 48 जोड़ हुआ 1, तो ये भी 49 है। लेकिन 35 और 49 जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी ये जो कथन दिया गया है इसका सीधा सही है, इसका उल्टा सही नहीं है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर अभाज्य 3 से बड़ा कोई अभाज्य संख्या है तो उसको 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में अगर कोई संख्या है तो वो निश्चित नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही होगा। अब आते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर वह संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है आपका, जिसका कम से कम कितना होगा, 3 फैक्टर होगा, उसी को क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है। और जिसका केवल 2 फैक्टर होगा, स्वयं और एक, तो उसको क्या बोल लेते थे, प्राइम नंबर बोलते थे। और कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे, वह संख्या जिसके कम से कम 3 फैक्टर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 6 सॉरी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, तो ये सब क्या आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो कितना है, 4। ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो कितना है, 4 है। ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है, 9। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है, 9। ठीक है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है, 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। ठीक है। अब नॉट पॉइंट पे आते हैं। एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों, क्योंकि एक एक क्या है आपका सार्वत्रिक गुणनखंड है, यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है। एक क्या है आपका ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है। ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। और एक क्या है आपका सार्वत्रिक गुणनखंड यानी यूनिवर्सल फैक्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है। क्या है, रिलेटिवली को प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। ठीक है। तो ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो या फिर एचसीएफ कितना हो, 1 हो। ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, ऐसी दो संख्या जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो या फिर एचसीएफ कितना हो, 1 हो। जैसे 15 31, 40 27, 1 12, 15 16, 30 31, तो ये सब संख्या जो हो गया आपका क्या हो गया, रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया या फिर को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है, 15 31, दोनों के बीच में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, और दोनों का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ऐसा दो संख्या होगा जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा और या एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। और दो, जैसे 15 16 ये लगातार संख्या है, 30 31 लगातार संख्या है, तो दो लगातार संख्या जो होगा वो भी आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। ठीक है। तो दो लगातार संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। दो लगातार संख्या हमेशा क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो ऐसी दो संख्या जिनमें केवल क्या हो, एक के अलावा कोई कॉमन नहीं हो या एचसीएफ कितना हो, 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है। और दो लगातार संख्या हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसी संख्या ऐसी संख्या का जोड़ जिसका जोड़ा, ठीक है, जिसका अंतर 2 हो।
ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका अंतर क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उसको क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 17 19, तो दोनों अभाज्य संख्या का जोड़ा है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया आपका ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद कितना है, 41 43। ठीक है, तो इस दोनों, ये दोनों 41 और 43 कितना क्या है, अभाज्य संख्या है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। 3 और 5, तो 3 और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या, और दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है, तो ये इसलिए ये क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होगा, अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा जिसका अंतर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा और अंतर कितना होगा, 2 होगा, तो वही क्या हो जाएगा आपका ट्विन प्राइम नंबर। अब आते हैं नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर। सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, ये सब क्या हो गया आपका सम संख्या हो गया। विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या हो गया आपका विषम संख्या हो गया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्या हो गया इवन नंबर सम संख्या, दूसरा क्या हो गया ऑड नंबर विषम संख्या। सम संख्या का उदाहरण क्या हो गया, 2 4 6 8 10 12, और विषम संख्या का उदाहरण क्या हो गया, 1 3 5 7 9 11 13 15, ऐसे करके चलते रहेगा। अब आते हैं इवन नंबर सम संख्या, तो वह संख्या जो पूर्णतः 2 से भाज्य हो। ठीक है, वह संख्या जो पूर्णतः क्या हो, 2 से विभाज्य हो, उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जो क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है आपका 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसीलिए ये सब क्या हो गया इवन नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं, सॉरी ऑड नंबर यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, इवन के जगह पे क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर किसको कहेंगे, वह संख्या जो 2 से भाज्य नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, वह संख्या जो 2 से भाज्य नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, तो ये सब क्या है आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर किसको कहेंगे, यहाँ विषम संख्या होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर यानी विषम संख्या किसको कहेंगे, वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11। अब नोट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर यानी 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा, तो इवन और इवन का सम कितना होगा, इवन ही होगा। जैसे 8 और 6 दोनों इवन है, तो जोड़ने के बाद भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। यानी सम संख्या और सम संख्या को जोड़ने के बाद सम संख्या ही आता है। ठीक है, यानी 8 भी क्या है सम है, 6 भी क्या है सम है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सम आएगा हमारा 14। ठीक है, उसी तरीके से 0 और 4 अगर जोड़ते हैं तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यानी सम और सम जोड़ रहे हैं तो सम आ रहा है। ठीक है, तो 0 को हम लोग देखेंगे यहाँ ध्यान से, तो 0 भी आपका क्या हो जा रहा है, सम हो जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। अगर सम जोड़ विषम करेंगे तो आपका क्या आएगा, विषम आएगा। ठीक है, और इवन प्लस ऑड अगर करते हैं तो वो क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। इवन प्लस ऑड करते हैं तो क्या आएगा, ऑड आएगा। यानी सम जोड़ विषम बराबर क्या होगा, विषम होगा। जैसे 8 और 5, 8 क्या हो गया सम हो गया, 5 क्या हो गया विषम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आया 13, 13 जो क्या है विषम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं 0 जोड़ 7, 0 क्या हो गया आपका इवन हो गया,
7 क्या हो गया, ऑड हो गया। तो हम जोड़ रहे हैं तो आपका ऑड 7 ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी जी यहाँ भी 0 इवन हो रहा था, ठीक है, और दूसरे वाले में भी क्या हो रहा है, 0 इवन हो रहा है, ठीक है। अब ऑड प्लस ऑड क्या होगा, इवन, यानी विषम जोड़ विषम क्या होगा, सम, ठीक है। तो जैसे 7 और 5 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो 7 भी विषम है, 5 भी विषम है, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है हमारा, 12, यानी दोनों क्या है आपका विषम है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जीरो क्या है, एक जीरो इज एन इवन नंबर, यानी शून्य क्या है आपका एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, ठीक है। शून्य क्या है आपका इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। नेक्स्ट ऑन नोट पॉइंट पे आते हैं कि अगर विषम गुना विषम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, विषम ही आएगा, ठीक है। यानी 3 गुना 7 करते हैं तो 21 होता है, ठीक है। तो दोनों विषम है तो गुणनफल भी क्या आ रहा है, विषम ही आ रहा है। तो यानी विषम संख्या गुना विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या ही आएगा। और सम संख्या गुना विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या गुना विषम संख्या करते हैं तो हमारा सम संख्या आएगा, यानी 4 गुना 3 करते हैं तो हमारा 12 आता है। 4 क्या हो गया, सम हो गया, 3 क्या हो गया, विषम हो गया, और दोनों को गुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। 12 क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, सम गुना सम बराबर क्या होगा, सम, ठीक है। सम गुना सम बराबर क्या हो जाएगा, सम, यानी सम संख्या को सम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो सम संख्या ही होगा, ठीक है। यानी 2 गुना 4 8 हो गया, 2 भी सम संख्या, 4 भी सम संख्या, और दोनों को गुना किए तो 8 भी सम संख्या हुआ, ठीक है। तो सम संख्या गुना सम संख्या क्या होगा, सम संख्या, और सम संख्या गुना विषम संख्या क्या होगा, सम संख्या, और विषम संख्या गुना विषम संख्या क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब आते हैं परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या पे। परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे 6, 6 का सभी गुणनखंड कितना है, 1 2 3 6, और इसमें क्या बोला जा रहा है, उस संख्या को छोड़कर, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड में 6 को छोड़ के 1 3 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर, 6। तो गुणनखंडों का योग क्या है, उसी संख्या के बराबर है, यानी 6 क्या है आपका परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या है, ठीक है। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे क्या हो गया, 6, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 28 है, तो 28 का सभी गुणनखंड कितना है, 1 2 4 7 14 28। तो 28 को छोड़ के अगर इधर सबको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है आंसर, 28 ही आता है, ठीक है। तो यानी 28 भी क्या हो गया आपका परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या हो गया। अब इसी का दूसरा एक और एग्जाम डेफिनेशन मिलता है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो जाता हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। अगर किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाता है। इस बार उस संख्या को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जैसे 6 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 6, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, और 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2, तो ये उस संख्या का क्या है, दो गुना है। सभी गुणनखंडों का योग क्या है, उस संख्या का दो गुना है। तो 6 क्या हो गया आपका परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या। दूसरा है 28, 28 को तो 28 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 4 7 14 28, और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56, और 56 को क्या लिख सकते हैं, 28 गुना 2, यानी उसी संख्या के क्या है, दो गुने हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल संपूर्ण संख्या का कौन कौन सा है, 6 हो गया, 28 हो गया, 496 हो गया, 8128 हो गया, ठीक है। तो संपूर्ण संख्या का एग्जाम्पल क्या है, 6 28 496 8128 ऐसे करके चलते रहेगा। तो संपूर्ण संख्या का दो डेफिनेशन पढ़े। पहला क्या था कि सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसी संख्या के बराबर होगा, या सभी गुणनखंडों का योग जो होगा उस संख्या के दोगुना होगा, ठीक है।
उसी का एग्जाम्पल हो गया 6 28 496 8128।